हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे परिवार गोल्डन एजुकेशन हब में। चलिए साथियों, हम अपने सेशन को इसी तरह कंटिन्यू बनाए रखते हुए हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 का अध्ययन हम कर रहे थे, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन हम कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की इसी कड़ी में यानी प्रथम और द्वितीय पाठों का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज हम पृथ्वी का जो इसी सामाजिक विज्ञान का जो पाठ 3 है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके अध्ययन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए पाठ 1 और 2 हम पढ़ चुके हैं और आज हम करेंगे पाठ 3 का अध्ययन। तो पाठ 3 का अध्ययन हम करेंगे, उससे पहले यानी इस कार्य को प्रारंभ करने से पहले सभी में से मैं कहना चाहूंगी कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा इसको सब्सक्राइब करवाएं और आपके अपने इस परिवार को आप और ज्यादा आगे लेवल तक पहुंचाएं। तो इसके लिए मैं उम्मीद करूंगी और ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करें। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हुए आज हम देखेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पृथ्वी की गतियां। आज का जो टॉपिक हमारा है उसका नाम है पृथ्वी की गतियां। इसका नाम हो जाएगा पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां नामक जो टॉपिक है वो हम देखेंगे। देखिए साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है, गोल। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी कैसी है, गोल। ये जो पृथ्वी है ये कैसी है, गोल। अब आप जानते हैं कि पृथ्वी की जो गतियां होती है ये कितने प्रकार की होती है। तो पृथ्वी की गतियां साथियों 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है? एक को हम कहते हैं घूर्णन, एक को हम क्या कहेंगे, घूर्णन, और एक होती है परिक्रमण। एक तो होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण। यानी हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जो गतियां हैं एक तरह से हम कहें तो ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण। अब देखिए, ये जो घूर्णन है, घूर्णन किसे कहते हैं? यानी पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम कहते हैं घूर्णन। और अगर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, तो उसे हम कहेंगे परिक्रमण। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर ही घूमती है, यानी अपने अक्ष पर ही अगर पृथ्वी घूमती है तो उसे हम कह सकते हैं घूर्णन। और पृथ्वी अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम कह सकते हैं पृथ्वी का परिक्रमण। इसे हम क्या कह देंगे? पृथ्वी का परिक्रमण। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी है वो गोल है तथा पृथ्वी की जो गतियां होती है वो 2 प्रकार से होती है। और कौन कौन सी होती है? एक होती है घूर्णन और एक होती है परिक्रमण। घूर्णन का मतलब होता है किसी चीज का अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन होता है। जबकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो गति करती है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है, उसे हम कहेंगे परिक्रमण। उसे हम क्या कह देंगे? परिक्रमण। तो इस तरह से ये हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे कि पृथ्वी की गतियों के बारे में हमने देखा कि ये 2 प्रकार की होती है। उसके बाद में है कि विषुवत रेखा से, यानी पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी का अक्ष यानी ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी देखिए इस तरह से 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो अगर इसकी काल्पनिक रेखा यानी सीधी रेखा को अगर हम इस तरह से मिलान कर दे, इसका अगर इस तरह से हम मिलान करें तो हम क्या देखते हैं कि यह अपनी कक्षा के सापेक्ष कितनी झुकी हुई है? अपनी कक्षा के सापेक्ष कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। जबकि अपने अक्ष के अकॉर्डिंग इसको देखें तो ये कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। अक्ष पर तो कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। और अपनी कक्षा के सापेक्ष इसका झुकाव, यानी ये जो झुकाव है ये कक्षा के सापेक्ष। तो कक्षा के सापेक्ष पृथ्वी का झुकाव कितना हो गया? 66.5 डिग्री। कितना हो गया? 66.5 डिग्री। ये अपनी कक्षा के अपेक्ष इसका झुकाव है। अब हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है? सूर्य से। पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है?
तो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। हमारी पृथ्वी किससे प्रकाश प्राप्त करती है? सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट हम देखें कि आकार में कैसी है। अगर प्रश्न है आकार में कैसी है, तो आकार में गोले के समान। हमारी पृथ्वी आकार में कैसी है? गोले के समान। यानी अगला पॉइंट ये है कि हमारी पृथ्वी आकार में कैसी है? गोले के समान है। इसलिए ये गोले के समान होने के कारण एक बार में एक भाग ही प्रकाश प्राप्त कर पाता है। एक भाग ही प्रकाश प्राप्त कर पाता है। यानी हमारी पृथ्वी गोल है और गोल होने के कारण एक बार में एक भाग ही प्रकाश प्राप्त कर पाता है। किस तरह से? जैसे मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी और यहाँ हम मान लेते हैं सूर्य। ये क्या है? सूर्य। और ये क्या है? अर्थ, हमारी पृथ्वी। अब देखिए साथियों, ये जो सूर्य का प्रकाश इस तरह से जाएगा, तो ये प्रकाश जाने के कारण हमारी पृथ्वी का आधा जो भाग होगा वहां पर तो क्या रहेगा? प्रकाश रहेगा। यहाँ तो क्या रहेगा? प्रकाश। और इस वाले भाग में क्या रहेगा? छाया। यानी एक तरह से कहे तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी गोल होने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के एक ही हिस्से पर प्रकाश आता है और जो पीछे का भाग होता है वहां पर क्या होता है? छाया या अंधेरा, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो इस तरह से यानी जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश होता है वहां दिन होता है और जहां छाया होती है वहां पर क्या हो जाता है? रात। तो इस तरह से रात दिन का कॉन्सेप्ट है वो पृथ्वी पर बनता है। अब देखो, एक हमें देखने को मिलेगा, एक शब्द देखने को मिलेगा, प्रदीप्ति व्रत। तो ये प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं? यानी वह व्रत जो दिन और रात, यानी वह व्रत जो दिन व रात, तो दिन व रात को विभाजित करता है। यानी वह व्रत जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्ति व्रत। तो प्रदीप्ति व्रत यानी यह क्या कर रहा है? दिन और रात को विभाजित, यानी इधर दिन हो गया और इधर रात, तो जो ये विभाजक है ये क्या कहलाता है? प्रदीप्ति व्रत कहलाता है। उसके बाद में साथियों नेक्स्ट हम देखें, अगला हो जाएगा प्रदीप्ति व्रत के बारे में हम देख सकते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कितना समय लेती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन या घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है? तो 24 आवर का समय लेती है। कितना समय लेती है? 24 आवर का समय लेती है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? 24 आवर का समय लेती है। फिर उसके बाद में हम देखें कि ये जो पृथ्वी का घूर्णन काल होता है, सेकेंड पॉइंट है, पृथ्वी का घूर्णन काल पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी का घूर्णन काल क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन कहलाता है। यानी पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है वह क्या कहलाता है? पृथ्वी दिन कहलाता है। उसके बाद में साथियों अगला पॉइंट हम देखें कि यह जो पृथ्वी की घूमने की जो गति है, यानी पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति, पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति, पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति क्या कहलाती है? दैनिक गति। क्या कहलाती है?
दैनिक गति, यानी पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति दैनिक गति कहलाती है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 24 आवर का समय लेती है। दूसरा है पृथ्वी का घूर्णन काल क्या कहलाता है, पृथ्वी दिन कहलाता है। और तीसरा पॉइंट है पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की जो गति होती है उसे हम क्या कहते हैं, दैनिक गति कहते हैं। फिर उसी क्रम में आगे चलते हुए आगे हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये है हमारी पृथ्वी, ये क्या बना दी मैंने, पृथ्वी है। अब इसी पृथ्वी को अगर हम इसके अक्ष पर झुका दे और फिर उसके बाद में एक काल्पनिक रेखा यानी एक सीधी काल्पनिक रेखा अगर हम खींचे, एक सीधी काल्पनिक रेखा मैंने ऐसे खींच दी इसमें, और ऐसे करके मैंने इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला जो कोण बनेगा ये कक्षा के सापेक्ष ये बनेगा 66.5 डिग्री, और ये वाला जो कोण बनेगा वो बनेगा 23.5 डिग्री। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके बाद में हम देखें कि हमारी पृथ्वी को जो झुकी हुई है, तो उसी क्रम में हम इसको देखेंगे कि हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली रेखा क्या कहलाती है, विषुवत रेखा। क्या कहलाती है, विषुवत रेखा कह दे, 0 डिग्री अक्षांश कह दे, या इसे हम क्या कह दे, इक्वेटर कह सकते हैं। फिर इसी क्रम में अगर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर अगर हम चले, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर अगर हम चले तो ये हो जाएगी कर्क रेखा। और साथियों ये जो कर्क रेखा है वो अगर हमारे भारत के क्रम में देखें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। और अगर इसी को हम देखें तो राजस्थान में ये कहां से गुजरती है, राजस्थान में अगर हम देखें, राजस्थान में तो ये कहां से गुजरती है, बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। कहां से गुजरती है, बांसवाड़ा जिले से ये गुजरती है। और जो राजस्थान में माही नदी का प्रवेश होता है, यानी माही नदी है वो एमपी में मेहद झील से निकलती है तथा वो राजस्थान में आती है तो उत्तर दिशा में बहते हुए वह बांसवाड़ा में आती है और फिर वापस से जाती है। तो ये जो कर्क रेखा होती है, इस कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, यानी एक बार आती है तब और यू टर्न लेते हुए एक बार वापस जाती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो ये इसको 2 बार काट देती है। ये कर्क रेखा हो गई। और फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में अगर हम चले, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में चले तो कौन सी रेखा हो जाएगी, मकर रेखा, जिसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मकर रेखा इसे हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और कर्क रेखा को हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा को कहेंगे। तो इस तरह से ये जो तीनों रेखाएं होती है ये हमारी पृथ्वी पर इंगित की हुई है। अब हम देखें कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो यहाँ मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के मध्य वाले इलाके में सूर्य का प्रकाश है वो ज्यादा होता है, और ज्यादा होने के कारण यह कैसा कटिबंध हो जाता है, उष्ण कटिबंध। इसे हम क्या कह देते हैं, उष्ण कटिबंध कह देते हैं। ये उष्ण कटिबंध हो जाता है। फिर इसके बाद में जो ध्रुवीय वृत्त क्षेत्र होते हैं दोनों तरफ के, उनमें शीतोष्ण हो जाता है, और ध्रुवों पर शीत कटिबंध हमें देखने को मिलता है। ध्रुवों पर कौन सा कटिबंध होता है, शीत कटिबंध होता है। अब नेक्स्ट हम देखें अगला टॉपिक, यानी अगला टॉपिक अगर हम देखें तो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी गोल है, कहा कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। यानी ये बात किसने बताई, पृथ्वी गोल है, ये बात किसने बताई, आर्यभट्ट ने बताई। और अगर पूछे ग्रहों की गति का नियम, अगर पूछे ग्रहों की गति का नियम, अगर ग्रहों की गति का नियम पूछे तो वो किसने दिया था, केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। उसके बाद में देखिए
तो सूर्य की जो पृथ्वी की जो सूर्य के चारों ओर गति होती है, जो चक्कर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आगे हम देखें कि पृथ्वी है वो अपना एक वर्ष में, यानी सूर्य का जो परिक्रमण है, सूर्य का परिक्रमण परिक्रमण कितने समय में पूरा करती है? तो ये करती है लगभग 365 सही 1/4 डे, यानी इतना समय ये परिक्रमण में ले लेती है। और इतना समय ये परिक्रमण में ले लेती है, और हम क्या करते हैं अपनी सुविधा के लिए, जो 6 घंटे होते हैं उनको जोड़ते नहीं है, और हम वर्ष को कितना मान लेते हैं? 365 दिन का वर्ष मान लेते हैं। इन 6 घंटे को हम ऐड नहीं करते हैं। लेकिन यही 6 घंटे बाद में क्या हो जाते हैं? यही 6 घंटे जुड़कर 24 घंटे बन जाते हैं। यही 6 घंटे जुड़कर कितना बन जाते हैं? 24 घंटे बन जाते हैं। और इसी क्रम में प्रत्येक 4 वर्ष बाद, प्रत्येक चौथे वर्ष, यानी एक तरह से कहे प्रत्येक चौथे वर्ष, प्रत्येक चौथे वर्ष क्या हो जाता है? लीप वर्ष आ जाता है। लीप वर्ष आ जाता है। और उस लीप वर्ष में जो फरवरी होती है, जो फरवरी माह है वह 29 डेज का आ जाता है। कितने का आ जाता है? 29 डेज का फरवरी माह देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में देखिए, अब आगे हम देखेंगे इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, वो देखेंगे कि किस तरह से होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप नोट करें कि 21 जून को क्या होता है? लंबा दिन व छोटी रात, लंबा दिन व छोटी रात, यानी जाहिर सी बात है जो दिन बड़ा होगा वही रात छोटी होगी। फिर उसके बाद में अगला हम देखें, 21 जून को ये होता है, इस अवस्था को, यानी ये जो दिन बड़ा और रात छोटी होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। उत्तरी अयनांत कहते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट आगे देखें, इसी क्रम में आगे देखें कि 22 दिसंबर को क्या होता है? तो 22 दिसंबर को क्या होता है? दिन छोटा, यानी 22 दिसंबर को दिन छोटा हो जाता है। ये नॉर्मल से प्रश्न है, देखने में बिल्कुल इजी से प्रश्न है, लेकिन साथियों यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में कोई भी परीक्षार्थी है वो गलत करके आ जाता है। तो यहाँ क्या होता है? दिन छोटा व रात लंबी, दिन छोटा व रात लंबी होती है। और अब इसी को हम साउथ में देखें, यानी इसी को अगर हम साउथ में देखें, तो साउथ में क्या होता है? साउथ में लंबा दिन कब होता है? साउथ में लंबा दिन 22 दिसंबर को, साउथ में लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। छोटी रात, लंबा दिन 22 दिसंबर को होगा तो छोटी रात भी कब होगी? 22 दिसंबर को ही होगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हम देखें, छोटी रात भी 22 दिसंबर को होगी। और उसके बाद में अगर हम देखें छोटा दिन कब होगा? छोटा दिन तो छोटा दिन कब होगा? छोटा दिन है वो 21 जून को होगा। और अगर छोटी रात हम देखें तो छोटी रात भी कब होगी? छोटी रात भी कब होगी? 21 जून को ही होगी। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब अगला एक आता है विषु, यानी अगला हम देखेंगे एक शब्द है विषु। तो विषु किसे कहते हैं? विषु किसे कहते हैं? देखिए साथियों, विषु को अगर सिंपल भाषा में देखें तो डे और नाइट दोनों क्या होते हैं? बराबर। डे और नाइट दोनों क्या होते हैं? बराबर, उसे हम कहते हैं विषु। और ऐसा कब कब होता है? तो ऐसा 2 बार होता है। एक तो होता है 21 मार्च को, एक तो होता है 21 मार्च को, और दूसरा होता है 23 सितंबर को। तो 21 मार्च को जब ऐसा होता है तब तो होता है वसंत विषु, उसे हम क्या कहेंगे? वसंत विषु। और 23 सितंबर को जब होता है उसे हम कहेंगे शरद विषु। वसंत विषु और शरद विषु हम कह सकते हैं। यानी विषु किसे कहते हैं?
ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंतर्गत डे और नाइट दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और कब कब होता है, तो ये 2 बार होता है। वसंत विषुव है वो 21 मार्च को होता है, जबकि शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। और हम इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो एक होता है अपशोर, एक होता है अपशोर और एक होता है उपशोर। एक तो होता है अपशोर और एक होता है उपशोर। तो अपशोर किसे कहते हैं? अपशोर का मतलब होता है कि सूर्य से अधिक दूरी, सूर्य से अधिक दूरी, यानी ये तब होता है जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, तब ये होता है। और ये कब होता है, तो ये होता है 4 जुलाई को। और इसमें इनके बीच की जो दूरी होती है वह होती है 15 करोड़। वह 4 जुलाई को ऐसा होता है। उसके बाद में अगर हम इनके मध्य की दूरी को देखें, इसके मध्य की दूरी को अगर देखें तो ये कब होती है, कितनी होती है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। यानी अपशोर का मतलब होता है पृथ्वी की सूर्य से, यानी वो घूर्णन करते हुए इतनी दूरी पर चली जाती है। तो यह सूर्य और पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, जो कितना होता है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर होता है। और इसका मतलब होता है कम दूरी, कम दूरी यानी न्यूनतम दूरी। और ये कब होता है, कम दूरी कब होती है, तो ये होती है 3 जनवरी को होती है। और कितनी होती है, तो ये दूरी कितनी होती है, लगभग 14 करोड़ और 70 लाख किमी होती है, 70 लाख किलोमीटर, 70 लाख किलोमीटर। तो ये इस तरह से हो जाती है। तो ये था साथियों हमारा आज का सेशन, और उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कराएं। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो सेशन को पहली बार देख रहा है वह सेशन को जरूर से सब्सक्राइब करे तथा बेल आइकन प्रेस करे, ताकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन है वो समय पर मिलता रहे। तो ये तो था आज का हमारा अध्याय नंबर 3, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कक्षा 6 का अध्याय नंबर 4। तो चलिए साथियों, सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। सभी को मैं कहना चाहूंगी, सभी